नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व राजनीति और यह विश्व राजनीति का चौथा चैप्टर है और हमारे नए चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अर्थात अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो शक्ति थे वो मुख्य रूप से फ्रांस और ब्रिटेन थे, लेकिन इस युद्ध ने इन देशों की कमर तोड़ दी। भले ही जीत इन देशों को मिली, लेकिन इस युद्ध में इन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, इन देशों का काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ देशों में तो गरीबी जैसी हालत आ गई थी, तो इन देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई और इन देशों ने फिर से उबरने की कोशिश की और इसे उबरने में अमेरिका ने सहायता दी। और अमेरिका ने क्यों सहायता दी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उसके हम लोग ये पता करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो महाशक्ति बनकर उभरे वे थे अमेरिका और रूस, और जो दो महाशक्ति डूबे या जिनका पतन हुआ वे थे ब्रिटेन और फ्रांस। तो ब्रिटेन और फ्रांस की शक्ति कमज़ोर हुई और अमेरिका और रूस की शक्ति बढ़ी। अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता था और सोवियत रूस सोवियत गुट का नेता था। दोनों देशों के बीच यह होड़ चल पड़ी कि कौन अपने समर्थन में अधिक से अधिक देशों को करता है। तो पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका के प्रभाव में आ गए और पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत रूस के संपर्क में आ गए। तो पश्चिमी यूरोप के देश जो कि मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, उन लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, आर्थिक राजनीतिक स्थिति खराब हो गई थी। तो उन लोगों ने फिर से एक संगठन बना करके अपने आप को उबारने की कोशिश की और इस प्रकार न केवल यूरोप में बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में संगठन बनाने की शुरुआत हुई। जैसे कि आप इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है यूरोपीय यूनियन, आसियान और कुछ और देशों के बारे में अलग से पढ़ना है, जैसे जापान और दक्षिण कोरिया और चीन। ये सब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बने, अर्थात दो सत्ता के केंद्र तो थे ही, अमेरिका और सोवियत रूस। इसके अलावे यूरोपीय यूनियन, आपका आसियान, जापान और चीन, तीन सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन देशों की स्थिति, पश्चिमी यूरोपीय देशों की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो अमेरिका ने इसे उबरने के लिए आर्थिक सहायता दी। अमेरिका के राज्य सचिव थे जॉर्ज सी मार्शल। उन्होंने 1948 ईस्वी में एक सुझाव दिया, एक उन्होंने योजना दी कि अगर किसी देश में ज़्यादा गरीबी रहेगी तो वहाँ पे साम्यवाद को बढ़ावा मिलेगा, साम्यवादी विचार पनपेगा। इसलिए उन्होंने अपने 16 मित्र राष्ट्रों को वित्तीय सहायता दी और भी अन्य देशों को बहुत सारी आर्थिक सहायता दी ताकि वहाँ पर फिर से व्यापार खड़ा हो सके। तो जॉर्ज सी मार्शल की इस योजना ने, जिसमें कि पश्चिमी देशों का, पश्चिमी यूरोपीय देशों का मदद करना था, इसे ही मार्शल योजना कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। तो संक्षेप में से लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। तो अमेरिका के राज्य सचिव जॉर्ज सी मार्शल ने एक योजना दी जिसके तहत पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक और राजनीतिक मदद दी गई। इस योजना का नाम मार्शल योजना कहा जाता है। अब इसी योजना से शुरुआत होती है यूरोपीय यूनियन के बनने की कहानी। आज हम लोग सब जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन एक बहुत ही प्रभावशाली संस्था है या फिर देशों का समूह है और विश्व राजनीति में इसका और विश्व व्यापार में इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यूरोपीय यूनियन यूं ही एक दिन में नहीं बन गया। इसका निर्माण तो 1992 ईस्वी में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 1948 के मार्शल योजना के साथ ही शुरू हो गया था। तो मार्शल योजना हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार यूरोपीय यूनियन के बनने की कहानी शुरू होती है। यूरोपीय यूनियन बनने की जो पहली तिथि है, माइलस्टोन है, वह है 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी में ईईसी अर्थात यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। इस ईईसी के द्वारा, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के द्वारा पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहयोग प्रदान करना था। अमेरिका के सहयोग से ईईसी 1948 ईस्वी में स्थापित हुई। फिर अगला जो डेट आता है, महत्वपूर्ण डेट,
वह 1949 अर्थात 1949 का आता है। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। यूरोपीय परिषद के द्वारा पूंजीवादी देशों में पारस्परिक एकीकरण की शुरुआत की गई। तो पूंजीवादी देशों को एकीकृत करने के लिए 1949 ईस्वी में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। फिर अगला महत्वपूर्ण जो तिथि आता है, डेट जो आता है, वह है 1951 का। 1951 में पेरिस संधि हुआ, जिसमें 6 देशों ने हस्ताक्षर किया। इस संधि के द्वारा चरणबद्ध तरीके से यूरोपीय संगठन को, यूरोपीय देशों को संगठित करने का प्रयास किया गया। फिर मार्च 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी गठित की गई। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के द्वारा भी यूरोपीय यूनियन की स्थापना का कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कदम था। और सबसे ज़्यादा जो वेरी इम्पॉर्टेंट है वह तिथि है 1979। 1979 को यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन कर दिया गया। अब यूरोपीय पार्लियामेंट, सोचिए अगर हमारा एशिया में अगर एशिया पार्लियामेंट हो तो कितना अच्छा होगा। तो यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ 1979 यूरोपीय पार्लियामेंट के द्वारा। अब ये जो यूरोपीय देश थे, पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे, वह केवल आर्थिक संगठन नहीं रह करके राजनीतिक संगठन बन गए। अब राजनीति में भी, विश्व की राजनीति में भी इनका अच्छा खासा पकड़ हो गया और सभी मुद्दों पर यूरोपीय पार्लियामेंट में विचार होने लगे। तो 1979 का समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यूरोपीय यूनियन के बनने की दिशा में। उसके बाद आता है 1985। 1985 में सांगेन संधि हुई। सांगेन संधि के द्वारा यूरोपीय देशों ने आपसी नियंत्रण को समाप्त कर लिया, सीमा नियंत्रण को। अब कोई भी देश कहीं भी आ जा सकता था। और अंततः आया 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। और इस संघ की स्थापना maastricht संधि पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ। 1993 में एकीकृत बाजार की स्थापना हो गई और यह बाजार इतना फला फूला कि यूरोपीय यूनियन जो है 2016 में दूसरा जीडीपी वाला देश बन गया, एक समूह बन गया। इसका 17,000 अरब डॉलर का जीडीपी हो गया, जो कि अमेरिका से कुछ ही कम था, या अमेरिका के कह सकते हैं कि लगभग बराबर था। और ये देश इतने शांति से रहने लगे कि 2012 ईस्वी में यूरोपीय यूनियन को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस संगठन को 2012 में यूएन पीस प्राइज से नवाजा गया। और सबसे बड़ी इसको जो झटका लगा वह 2016 में, जब इसका सबसे बड़ा संगठन, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा देश ब्रिटेन इससे निकल गया। इसे ही ब्रेग्जिट कहते हैं। ब्रेग्जिट इसी में छिपा हुआ है कि BR से ब्रिटेन, EXIT का मतलब एग्जिट। ब्रिटेन बाहर हो जाने से यूरोपीय यूनियन की ताकत ज़रूर कम हुई है। इससे यूरोपीय यूनियन को भी धक्का लगा है और ब्रिटेन को भी धक्का लगा है। ब्रेग्जिट के मामले में ब्रिटेन इतना बटा हुआ था कि समझ लीजिए कि इसमें जो जनमत संग्रह हुआ उसमें 91.9% लोगों ने ही निकलने पर सहमति जताई और बाकी लगभग 49% लोग, 49% लोग इससे निकलना नहीं चाहते थे। इसके निकलने का कारण विस्तार में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंग्लैंड अपने आप को यूरोपीय यूनियन में जो खर्च करता था उससे वहाँ की जनता समझती थी कि उस पर बोझ पड़ रहा है। तो ब्रेग्जिट के द्वारा ब्रिटेन निकल गया। लेकिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन का बहुत ही अधिक महत्व है और यूरोपीय यूनियन का महत्व है। यूरोपीय यूनियन की जो शुरुआत वो मार्शल योजना से प्रारंभ होती है और जाके 1992 ईस्वी में इसका निर्माण हो पाता है। 2012 में इसे यूएन पीस पुरस्कार मिलता है। 2016 में इसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और दुनिया का नंबर 2 देश बन जाती है। इसका प्रभाव जो है वह न केवल अपने पश्चिमी यूरोप और अगल बगल में है, बल्कि एशिया और अफ्रीका के देशों में भी यूरोपियन यूनियन को ध्यान में रखा जाता है कि यूरोपीय यूनियन नाराज़ ना हो जाए।
तो इनका प्रभाव विश्व व्यापार पर, विश्व राजनीति पर और विश्व के सुरक्षा पर भी है। अमेरिका भी यूरोपियन यूनियन को नाराज नहीं करना चाहता है। यूरोपीय यूनियन का प्रभाव हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2012 ईस्वी में इस संगठन को, इन देशों के समूह को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। यह देश इतने शांति से रह रहे हैं। सांगेन वीज़ा के तहत अगर आप इन देशों में जाएं, किसी भी एक देश में, तो सभी देशों की यात्रा कर सकते हैं। आपको अलग अलग वीज़ा पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और 2016 ईस्वी में इसकी इकोनॉमी जो है 17,000 अरब डॉलर की हो गई, जो कि दूसरे नंबर पे थी, यूएसए के लगभग करीब थी। विश्व व्यापार में इसका जो है 3 गुना व्यापार है यूएसए के मुकाबले में। इसके 2 देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य थे कह सकते हैं, क्योंकि अब ब्रिटेन निकल गया है, तब भी एक देश अभी सुरक्षा परिषद का सदस्य है। अंतरिक्ष विज्ञान में भी इन देशों की काफ़ी पकड़ है। सेना के मामले में कहा जाए तो ये दुनिया की दूसरी बड़ी सेना इन देशों के पास है, और परमाणु संपन्न राष्ट्र फ्रांस इसका एक सदस्य है। तो ये सब है इनके प्रभाव। विश्व व्यापार में इनका काफ़ी महत्व है। WTO, IMF, WB सब जगह इनका प्रभाव है। ये चाइना के साथ आंख मिलाकर के बात करता है। वो चाइना इन संगठनों पर धौंस नहीं दिखा सकता है। और इसका नेवी में काफ़ी अच्छा पकड़ है इन देशों का। और हम लोग जानते हैं कि भौगोलिक खोज भी पुर्तगाल, स्पेन के द्वारा पहले हुआ था, इसलिए इन देशों की नौसेना भी काफ़ी अच्छी है। सेना इनका पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर है। परमाणु हथियार भी इसके पास है। सुरक्षा परिषद में भी इसके सदस्य हैं। इनकी GDP काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और इसकी जो मुद्रा है यूरोप, वो अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरा स्थान पूरे दुनिया में रखता है। और आने वाले समय में वो अमेरिकी डॉलर के लिए भी खतरा बन सकता है। इस प्रकार यूरोपीय यूनियन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और विश्व व्यापार में और विश्व की राजनीति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसे पॉइंट वाइज हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी मुद्रा यूरो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी 2016 में ये 17,000 अरब डॉलर इसका GDP था। इसकी सेना दूसरे नंबर की है। अंतरिक्ष विज्ञान में इसका पकड़ है। सुरक्षा परिषद में इसके सदस्य हैं। तो इस प्रकार इन सारे 5-6 पॉइंट को लिखने से मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा 12th क्लास में। और इसके 28 सदस्य हैं। इसका अपना एक झंडा है, इसका एक अपना राष्ट्रगान है। तो ये सब हैं यूरोपीय यूनियन के प्रभाव। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आसियान का निर्माण कैसे हुआ और आसियान का क्या प्रभाव है विश्व की राजनीति में, कौन कौन उसके सदस्य हैं। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र में जो दूसरा केंद्र है वह है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक संगठन है आसियान, जो कि आज विश्व की राजनीति में और विश्व के व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बात गौर करने लायक है कि जिन संगठनों का व्यापार में अच्छा रोल होता है, अच्छी भूमिका होती है, उसी की भूमिका विश्व राजनीति में भी होती है। विश्व की सुरक्षा में भी उसी की बात मानी जाती है। तो ये आसियान जो देश हैं एक तरह से भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दुनिया के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये देश भी भारत की तरह ही शोषित और पीड़ित रहे थे, कभी ब्रिटिश उपनिवेश का तो कभी जापानी उपनिवेश का ये शिकार रहे थे। अर्थात कभी इस पर जापानी लोग कब्जा करते थे तो कभी ब्रिटेन वाले लोग। तो ये भी बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद ये सारे देश निकले और इन सारे देशों में गरीबी थी, आर्थिक पिछड़ापन था, इनमें विकास करना था, यहाँ पर अपने नागरिक सुविधाओं का विकास करना था। इसलिए इनकी भी कंडीशन भारत के जैसे ही सेम थी। भले ही नाम की स्थापना हो चुका था, नाम अर्थात नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, लेकिन इस संगठन से इन लोगों का काम नहीं हो रहा था। ये इन लोगों के लिए सही प्रासंगिक नहीं हो रहा था। इसलिए इन देशों ने एक नया संगठन बनाने की सोची और 1967 में बैंकॉक समझौता के द्वारा, बैंकॉक संधि के द्वारा आसियान का गठन हुआ। अब बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 5 देश हैं जो कि आसियान के संस्थापक देश हैं। ये 5 देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर,
फिलीपींस। फिर से मैं बोल देता हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। तो ये 5 देशों ने आसियान का गठन किया बैंकॉक समझौते पर हस्ताक्षर करके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता है। अब जकार्ता तो आपको मालूम ही होगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, तो जकार्ता है आसियान का हेडक्वार्टर, और इसकी स्थापना बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ। बाद में इसमें 6 देश और जुड़े, और ये जुड़ने वाले देश हैं ब्रुनेई, वियतनाम, दारुसलाम, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। तो इन सारे 6 देशों को मिलाने के बाद 5 और 6 11 देश इसमें शामिल हैं। ये सब साउथ ईस्ट एशिया के डेवलपिंग देश हैं। भले ही इनकी जीडीपी यूरोपियन यूनियन के देशों के जैसी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही उभरता हुआ देश है और इनका आने वाला समय अच्छा होगा। ये बहुत ही शांतिपूर्वक रह रहे हैं। तो ऐसी आसियान की गठन के बाद इन्होंने टकराव रहित तरीका अपनाया, अर्थात वो अपने जो विवाद है उनके लिए वो सैन्य समाधान नहीं खोज करके बातचीत के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा, उसका समझौता के द्वारा हल निकालने की कोशिश की। तो आसियान के इसी तरीके को आसियान वे कहते हैं। अब प्रश्न आ सकता है कि आसियान वे से क्या समझते हैं। तो आसियान वे के बारे में हम लोग को संक्षेप में लिखना है कि आसियान वे आसियान के देशों के द्वारा मेल मिलाप और शांति सुलह के द्वारा अपने विवादों को सुलझाने के तरीके को आसियान वे कहते हैं, और यह तरीका पूरे दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। तो इन आसियान देशों ने अपने विवादों को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया है, और इसका उदाहरण है पूर्वी तिमोर और कंबोडिया के मामला। पूर्वी तिमोर और कंबोडिया के मामलों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से सुलझा लिया। आसियान का उद्देश्य जो था वो आर्थिक विकास को तेज करना था, सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करना था, और संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के समझौतों के अनुसार क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व लाने का प्रयास था। 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आसियान के उद्देश्य क्या थे। तो आसियान के यही 2-3 उद्देश्य थे: तेज़ी से आर्थिक विकास करना, यूनाइटेड नेशन के संधियों के द्वारा उनके नियमों के अनुसार क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व स्थापित करना, और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। ये थे आसियान के उद्देश्य। अब इसके हेडक्वार्टर को भी हम लोगों ने जान लिया। इन्होंने बाद में अपने बहुत सारे विस्तार किए, बहुत सारे छोटे छोटे अपने ब्रांच इन्होंने बनाए, जिसमें 1994 ईस्वी में एक संगठन बनाया, आसियान रीजनल फोरम, अर्थात आसियान क्षेत्रीय मंच। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आसियान का गठन कब हुआ, तो वो सब रटे हुए रहते हैं कि 1967। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो वो भी लिख देते हैं 1967। नहीं, आसियान क्षेत्रीय फोरम ARF की स्थापना हुई थी 1994 ईस्वी में। ये ARF जो है वो अपने विवादों को बहुत ही शांति ढंग से सुलझाने का प्रयास करता है। फिर 2003 में इन्होंने और 3 शाखाएं खोली, जिसमें आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और आर्थिक समुदाय। इस प्रकार 3 और इन्होंने अपना विस्तार किया, 3 ब्रांच और खोले, जिसमें आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का निर्माण किया। इनके द्वारा ये बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विवादों को सुलझाते हैं, और इनके बीच में FTA है। FTA अब एक नया वर्ड है, फ्री ट्रेड एरिया, अर्थात ये अपने जो देश हैं इसमें 10 से 11 वो आपस में एक दूसरे पर व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, और आसानी से एक दूसरे को व्यापार को सुगम बनाते हैं, एक दूसरे देश में व्यापार करते हैं। भारत का भी 3 देशों के साथ, आसियान के 3 देशों के साथ, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड समझौता है, अर्थात भारत इन देशों के साथ आसानी से व्यापार कर सकता है, ये देश भी भारत के साथ आसानी से व्यापार करते हैं। इधर इनके आसपास में जो 2 मजबूत देश हैं वो भारत और चाइना है। तो भारत और चाइना के उभार को इन्होंने खतरा के रूप में नहीं देखा है, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह हमेशा डरते रहते हैं कि भारत बिग ब्रदर का रोल निभा रहा है, बड़े भाई डरा रहा है। ऐसी बात नहीं, इन देशों ने भारत और चाइना के विकास को
बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लिया और इन दोनों के विकास को अपने विकास में सहयोगी माना। और इन देशों के विकास से आसियान का भी विकास हो रहा है और आने वाले समय में ये बहुत ही शांतिपूर्वक बढ़ रहा है। आसियान वे की चर्चा, ये आसियान वे सब जगह स्वीकार हो रहा है। इनके देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के बहुत ही जिम्मेवार सदस्य हैं और विश्व की राजनीति में और विश्व की सुरक्षा में आसियान देशों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इस प्रकार आज सत्ता के हम लोगों ने 2 वैकल्पिक केंद्र की चर्चा की, पहला यूरोपीय यूनियन और दूसरा आसियान। अब हम लोग अगले वीडियो में चाइना सत्ता के तीसरे वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे और 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, दक्षिण कोरिया और जापान, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और परीक्षा की तैयारी की चिंता अभी नहीं करें, मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि अभी सेशन की शुरुआत ही है, 2-3 महीने हुए हैं, तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अभी प्रश्नों का उत्तर रटने का डायरेक्ट कोशिश नहीं करें, हर चैप्टर को रीडिंग करें, हमारे वीडियो को सुनें, उसमें जो कन्फ्यूजन हो वो पूछें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही रीडिंग करके जाएंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, तो आपके कलम जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में खुद ही दौड़ेंगे, आपको सोच कर लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।